जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं, हमारा टारगेट भाई साहब क्या है। सभी लोग बताइए हमारा टारगेट क्या है। सभी लोग बताएंगे हमारा टारगेट क्या है। हम लोग का हर पेज में लिखा होना चाहिए 70/70। क्या लिखा होना चाहिए? 70/70, क्योंकि ये आपको याद दिलाएगा कि अगर हमको 70 लाना है तो फकेते नहीं करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो देर किस बात की, आइए हम लोग सेकेंड क्रैश कोर्स का सेकेंड वीडियो या थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो हमारे प्रश्न दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि और पूछा भी जा रहा है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? और आपको पता है विद्युतशीलता को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। चाहे विद्युतशीलता पूछे चाहे निर्वात की विद्युतशीलता पूछे, सबका मात्रक सेम ही होगा। और याद होना चाहिए कल हम लोग का जो वीडियो का अंत क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था और आज का शुरुआत भी क्वेश्चन यही है। तो कल ऑप्शन कुछ और था और आज ऑप्शन कुछ और है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है जीवन में, कॉन्सेप्ट बनाइए। आइए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताइए। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्र, कल हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे थे। फॉर्मूला है एफ बराबर क्या है भैया? एफ बराबर, ये कलम लेते हैं थोड़ा मोटा है। एफ बराबर फॉर्मूला सभी लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? KQ1 इंटू Q2 बटे होता है R²। क्या होता है? K इंटू K1 इंटू Q2 बटे R²। और आपको ये भी पता होना चाहिए K का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। और एक बार फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं, चाहे एप्सिलॉन का मात्रक पूछे चाहे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछे, दोनों का मात्रक सेम ही होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे K का मान रखते हैं। कितना रखेंगे? 1/4πε0 इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा भाई साहब? R² हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आप 1 मानेंगे तो 1 मानने के बाद यहाँ पे हो जाएगा गुना F इंटू 4πε0 इंटू R² बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2। क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। उसके बाद अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहेंगे तो बताइए हमारा फॉर्मूला बन रहा है Q1 इंटू Q2। Q1 इंटू Q2 बटे क्या है? 4π है ना, बटे 4π और साथ में है F इंटू R²। F इंटू क्या हो जाएगा? R²। अब बताओ मात्रक आसानी से निकाल सकता है। ये हमारा आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलॉम। और एक आवेश नहीं दो आवेश है तो कूलॉम गुना कूलॉम हो जाएगा कूलॉम²। और नीचे ध्यान से देखिएगा 4π हमारा संख्या और संख्या का मात्रक होता नहीं है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन। और R हमारा दूरी होता है, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर², क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो बताइए हमारा जो मात्रक निकला वो क्या निकला? कूलॉम² प्रति न्यूटन मीटर², है ना। ये एप्सिलॉन का पहला मात्रक है। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। एप्सिलॉन का पहला मात्रक देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर लें। क्या है पहला मात्रक? है भाई कूलॉम² प्रति न्यूटन मीटर²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम² न्यूटन को ऊपर लेके जाएगा, न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, मीटर के पावर -2 हो जाएगा। ये पहला मात्रक है।
दूसरा आपको मात्रक एप्सिलॉन का हम बताए थे क्या होता है। एप्सिलॉन का दूसरा मात्रक होता है फैराड पर मीटर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैराड मीटर इनवर्स, क्योंकि m को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m इनवर्स। तो आप बताओ क्या ऑप्शन में क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? और दोनों मात्रक याद रखेंगे क्योंकि दोनों पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन में ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये देगा। तो देखो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर कहाँ है? कहीं दिख रहा है क्या? कूलॉम स्क्वायर, हाँ देखिए कूलॉम स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है कैसा उठपुटांग दिया है। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, मीटर इनवर्स 2, ये है इसका राइट आंसर। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जरूर नोट डाउन कर ले मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि आपका लिखावट बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कूलॉम बल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि ये एडजस्ट होने में समय लग रहा है, ये एडजस्ट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, नंबर दिखे या ना दिखे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला? कूलॉम बल कौन सा बल है? तो याद रखना कूलॉम बल हमारा केंद्रीय बल भी होता है, और आपको ये तो पता ही है विद्युत बल भी होता है, क्योंकि आपको पता है कूलॉम बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो ये तो होगा ही होगा। और कूलॉम बल को केंद्रीय बल के रूप में भी देखा जाता है। कूलॉम बल को केंद्रीय बल के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कूलॉम बल जो होता है ये छोटी आवेशों के लिए लागू होता है, अर्थात छोटी दूरी के लिए लागू होता है। तो इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ से 2 या 3 पॉइंट हम आपको लिखाते हैं, जो आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। चलिए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं, अगर हमारा स्थिर आवेश होगा, अगर हमारा स्थिर आवेश होगा तो याद रखेंगे मेरे प्यारे मित्र, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। यदि आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है, अर्थात स्थिर नहीं है। दूसरा पॉइंट, यदि आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है, ये आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है, आवेश जो है एक समान वेग से गति करता है, तो आप याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। दूसरा नंबर आप याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यदि आवेश त्वरित होता है, यदि आवेश त्वरित होता है अर्थात एक समान वेग से नहीं चलता है, वेग बढ़ता है घटता है, तो उस कंडीशन में आप याद रखना कि विद्युत क्षेत्र भी बनता है, विद्युत क्षेत्र भी बनता है। दूसरा नंबर चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, और तीसरा नंबर तरंग भी बनता है। अर्थात इन तीनों को अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो एक नया शब्द का उत्पत्ति होगा, जिसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम देंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो फिर से याद करिए मेरे प्यारे मित्र, स्थिर आवेश केवल स्थिर अर्थात चलेगा नहीं, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि यदि आवेश एक समान वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। यदि आवेश त्वरित होता है, त्वरित का मतलब एक समान वेग से नहीं चलता है, अर्थात वेग बढ़ता भी है घटता भी है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ में तरंग अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी और साथ में तरंग। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया? स्थिर आवेश। तो बताओ स्थिर आवेश इसमें क्या उत्पन्न करेगा? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। कैसा लगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्र, इसको समझना है तो बड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे।
अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्र तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। इस क्वेश्चन को मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखेंगे इसको हम दो तरीका से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो समरूप है। समरूप मतलब समझ रहे होंगे, आपको सबको पता होगा, जो x अक्ष की दिशा में विद्यमान है। किस अक्ष में विद्यमान है? x अक्ष की दिशा में विद्यमान है। तो बताओ समविभव होगा। और आपको समविभव का परिभाषा पढ़ाया गया होगा। समविभव तल किसे कहते हैं? वैसा तल, वैसा सतह, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है समविभव तल, समविभव सतह या समविभव पृष्ठ कहलाता है। और आपको एक पॉइंट और पता होगा कि हमारा जो समविभव तल है वो विद्युत क्षेत्र का लंबवत होता है। सबको पता है क्या होता है भाई, समझिए ध्यान से। हमारा जो समविभव सतह होता है, हमारा जो समविभव सतह होता है वो विद्युत क्षेत्र का लंबवत होता है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को जवाब देंगे। ये पॉइंट आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि समविभव सतह विद्युत क्षेत्र का लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए ध्यान से कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ये x दिशा में गतिमान कर रहा है। कितना दिशा में? कौन सा दिशा में भाई? हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो x दिशा में जा रहा है। हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो x दिशा में जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास तीन तल होता है। देखिए ये एक्सिस है x y, ये होता है, ये x है, ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y, और ये जो एक्सिस होता है ये z होता है। आपको पता है इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। हमारे पास तीन तल है और ये आपको देखो साफ साफ बोल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो x डायरेक्शन में जा रहा है। विद्युत क्षेत्र जो है वो x डायरेक्शन में जा रहा है। विद्युत क्षेत्र जो है वो x डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको समझने के लिए हम देखिए एक एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त लेंगे, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। जैसे एक कॉपी हम लेते, रुक जाइए। हाँ, अब आपको बेहतरीन समझ में आएगा मेरे प्यारे मित्र। देखिए अभी हम क्या मान लेते हैं, ये समविभव सतह, ये समविभव सतह क्या है? समविभव सतह। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समविभव सतह, समविभव सतह और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, ये आप लोग जानते हैं। और ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो समरूप है, अर्थात एक समान है। जो x डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बताइए? x डायरेक्शन में जा रहा है विद्युत क्षेत्र। तो बताओ इस समविभव सतह को कैसे रखें जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा? समविभव सतह को कैसे रखा जाए कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा? ध्यान से सुनिए, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या समविभव सतह को ऐसे रखेंगे? नहीं। अगर ऐसे रखेंगे तो बताइए क्या 90 का एंगल बन रहा है? नहीं, ये सतह है और इधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो ये 180 बन रहा है ना। ये समांतर है, 0 भी बन रहा होगा। यहां पे हमको बनाना है 90। कितना बनाना है भाई साहब? 90। और 90 तभी बनेगा जब हमारा समविभव सतह इस प्रकार से रखा होगा और तब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई साहब देखो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, अर्थात हमारा सतह ऐसे रखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है, ये जो हमारा सतह है वो इस प्रकार से रखा हुआ और x डायरेक्शन में जा रहा विद्युत क्षेत्र। क्या उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा जो सतह है वो इस प्रकार से रखा हुआ है। सभी प्यारे मित्र ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो सतह है वो इस प्रकार से रखा हुआ, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो तल है वो कौन सा तल में होगा? ये जो तल है वो कौन सा तल में है? तो देख लो प्यारे मित्र, कौन सा तल में है ये हमारा तल, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार से रखेंगे तभी तो जाएगा इस प्रकार विद्युत क्षेत्र, और एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो बताओ ये तल कौन सा तल में रखा हुआ है? y और z तल में। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? y और z तल में। क्या इसका एक ट्रिक बताएं? जिसके पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, उनके लिए भी यहां पे सॉल्यूशन है, उनके लिए भी यहां पे सॉल्यूशन है। देखिए यहां दिख रहा है क्या? x। ऑप्शन में देखना है किसमें x नहीं है, किसमें x नहीं है। देखो इसमें x है तो ये नहीं होगा, इसमें x है तो ये नहीं होगा। देखो इसमें x है क्या?
नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अगर यहाँ वाई रहता देखना है किसमें वाई नहीं है, वो राइट आंसर हो जाता। अगर यहाँ जेड रहता देखना था किसमें जेड नहीं है, वो राइट आंसर हो जाता। यहाँ पे एक्स है तो बताओ किसमें एक्स नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ट्रिक के साथ भी बता दिए हम, और आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी मैंने बताया। क्या उम्मीद करें आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देर ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा देर करने से नुकसान आपका। हाँ, ये क्वेश्चन शायद कल पढ़े थे। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं। मान लेते हैं Q आवेश पर, मान लेते हैं Q आवेश पर F बल लगता है, तो एक आवेश पर कितना बल लगेगा, F बटा Q, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, E। तो बताओ प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और कल आपको पढ़ाए भी हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहता है एक ही तरह का क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे E बराबर F बटे Q, और दूसरा फॉर्मूला होता है E बराबर dV बटे dx, E बराबर dV बटे dx, दोनों आप लोग याद रखेंगे, और दोनों का मात्रक भी याद रखना भाई। तो बताओ इसका, इसके अनुसार मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। इसके अनुसार हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि आपको पता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक होता मीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर। हाँ बताइएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। देखिए न्यूटन कूलम इनवर्स दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे क्या, देखो न्यूटन कूलम इनवर्स दिया हुआ है ना, इसको ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स नहीं होगा। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब। बोल रहा है E बराबर 0 है, E बराबर 0 है, E बराबर क्या है 0। तो बताओ V और दूरी के बीच क्या संबंध है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जिसमें E नहीं आना चाहिए, V आना चाहिए और R आना चाहिए, क्योंकि दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं R से। तो आप ये बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे V बराबर KQ बटे R, पढ़े ना, V बराबर KQ बटे R। तो बताओ V और R में क्या चीज का संबंध है, V और R में है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, अर्थात दूरी बढ़ने पर विभव क्या होता है, घटता है। और यही जो आपने फॉर्मूला आपने देखा था कुछ देर पहले, E बराबर होता है माइनस dV बटे डी। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, इसीलिए माइनस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। E का मान 0 दिया हुआ, तो बताओ V और R के बीच में क्या संबंध होगा। तो याद रखेंगे V और R के बीच में संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती का। भाई यहाँ ऑप्शन में अजबे दिया हुआ है, समानुपाती यहाँ देना चाहिए तो दे दिया A, नहीं, यहाँ समानुपाती का साइन होगा। किसका साइन होगा, समानुपाती का, है ना। V बराबर क्या होता है KQ बटे R। अगर 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 E और R के बीच संबंध पूछता है तो बताओ E बराबर क्या होता है KQ बटे R स्क्वायर। इस समय संबंध बताओ क्या चीज का होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पे E 0 दिया हुआ, इसीलिए इसका बात करना ही नहीं है। V और R का बात करना है, तो बताओ V और R के बीच में क्या चीज का संबंध है, क्या चीज का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/r है ना भाई, भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाँ, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक होता है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, याद रखेंगे 1 से अधिक होता है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक चालक को रखने पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक चालक को रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे चालक रख रहा है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि उसके अंदर बताओ विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा, आपको पता है ई का मान हमेशा चालक के अंदर कितना होता है, 0। ई का मान हमेशा कितना होता है, 0। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताना वायु के लिए सामर्थ्य कितना होता है। वायु के लिए सामर्थ्य कितना होता है, वायु के लिए सामर्थ्य कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। कैसा लगा मेरे प्यारे मित्र, अगर अच्छा लगा तो कमेंट आप लोग जरूर करें। इसी तरह डेली वीडियो आते रहेगा तो अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ, रिलेशन के साथ, सभी के साथ जो 12th में पढ़ रहे हैं सभी को फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।